नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। अभय द्विवेदी जी से आज मैंने बहुत राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करी। जानना चाहे ये जो महिला आरक्षण बिल के नाम पर मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या मोदी जी बैकडोर से चाहते हैं कि महिलाएं उनकी तरफ आ जाएं? गोदी मीडिया जिस तरह महिलाओं को लेकर बयानबाजी कर रहा है वो चिंताजनक है। और मैंने पूछा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं वो काबिल तारीफ है। इस देश में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर अब विस्तार से बात होनी चाहिए। और अखिलेश यादव ने बीजेपी की बैंड बजा दी, मोदी जी को पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश से रोक दिया, तो आखिर मोदी जी ने क्यों कहा कि अखिलेश यादव मेरी मदद करते रहते हैं? क्या मुसलमान वोटों को गुमराह करना चाहते थे मोदी जी? इन तमाम मुद्दों पर अभय द्विवेदी जी से बातचीत किए। चलते हैं अभय द्विवेदी जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी जी आपका। क्या जबरदस्त पार्लियामेंट में बहस होती है? लोकसभा अध्यक्ष तो मुझे लगता है कांपने लगते हैं जब कोई प्रधानमंत्री पर हमला करता है। मैं ये लाइन तो कह रहा हूँ कि विशेषाधिकार हनन में मुझे कल ना बुला रहे हो, लेकिन मैंने देखा कि अखिलेश यादव जैसे ही प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे थे कि कहाँ तो जब चुनाव आता है तो वो पिछड़े अति पिछड़े हो जाते हैं, तो तुरंत उनका माइक बंद कर दिया गया। धर्मेंद्र यादव ने बस केवल इतना कह दिया कि महिलाओं में मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात, तब पूरा सदन आग बबूला हो गया कि साहब धर्म के आधार पर हम नहीं दे सकते। लेकिन हकीकत देखिए ना, आप मुसलमानों को इतना उपेक्षित करते हैं। अगर 25% 20% उनकी आबादी है तो कितनी मुस्लिम महिलाएं सांसद हो पाती हैं, या कितनी मुस्लिम महिलाएं IAS IPS हो पाती हैं? ये देश चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? देश को ये चिंता करना चाहिए ना, कितने मुसलमान IAS IPS हो पाते हैं, कितने मुसलमान MP हो पाते हैं। संसद में लगातार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ महिला आरक्षण बिल पर, जो खतरनाक खेल हो रहा है। दक्षिण के राज्यों से साफ होती है बीजेपी, तो अब दक्षिण के राज्यों को ही खत्म करने की साजिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये एक ऐसा प्लान है कि मोदी जी सत्ता से हटना ही नहीं चाहते, इसलिए ये एक नया शगुफा ले आए हैं? ये आपका क्या मानना है? देखिए, मोदी जी तो जहां तक कोशिश होगी वो सत्ता से चिपके रहेंगे। और ये बात भी आपकी सही है कि जो पूरा जिस तरीके से परिसीमन के साथ परिसीमन करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से 2011 की जनगणना के आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने वाली बात कही जा रही है, ये सारी की सारी तिकड़म इस बात की है कि 2029 में किस तरीके से जीत हासिल की जाए। 2024 में जब बहुमत चला गया तो भारतीय जनता पार्टी हिल गई। उसके बाद से तरह तरह की तिकड़में हो रही हैं। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसी ही तिकड़म है। अब ये बिल्कुल नई तिकड़म, बिल्कुल जबकि खाड़ी में युद्ध चल रहा है और तमिलनाडु में और बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव की मुहिम चल रही है, ये तिकड़म नरेंद्र मोदी ने सोची और वो जबरदस्ती कोई कुछ भी कहता रहे, उन्होंने उसको चालू कर दिया। विशेष अधिवेशन उन्होंने चालू कर दिया। लेकिन अब यही एक सवाल उठता है कि विपक्ष पहले दिन से ही मांग करता रहा है कि महिलाओं के आरक्षण में जिस तरीके से आदिवासी और दलितों को लेकर कोटा विद इन कोटा है, यानी जिस तरह से आदिवासियों और दलितों के लिए राजनीतिक आरक्षण है उनकी आबादी के मुताबिक, वैसा ही राजनीतिक आरक्षण महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा उसके अंदर भी प्राप्त होगा। यानी महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा उसके अंदर दलितों की सीटें भी रिजर्व होंगी, दलित महिलाओं की, और आदिवासी महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व होंगी। ओबीसी समाज का और उनके नेताओं का मानना यह है, पहले दिन से ही वो मांग कर रहे हैं कि ये आरक्षण जो है वो ओबीसी समाज को भी प्राप्त होना चाहिए। साथ में एक ये भी मांग उठ रही है कि अल्पसंख्यक समाज को भी प्राप्त होना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज का मतलब केवल मुसलमान नहीं है। अल्पसंख्यक समाज का मतलब, ये तो भाजपा कहती है अल्पसंख्यक समाज का मतलब केवल मुसलमान है, अल्पसंख्यक समाज का मतलब सिख भी है, अल्पसंख्यक समाज का मतलब जैन भी है, अल्पसंख्यक समाज का मतलब बौद्ध भी है, ये लोग ईसाई भी है, यहूदी भी है, ये लोग भी तो अल्पसंख्यक हैं। तो उसकी भी मांग उठ रही है। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली मांग है ओबीसी समाज को आरक्षण देने की, महिला कोटे के भीतर ये मांग है। अगर ओबीसी समाज को आरक्षण प्राप्त हो जाएगा तो उससे पहले अपने आप ही बहुत सी उन मुसलमान जातियों को आरक्षण प्राप्त हो जाएगा जो पहले से ओबीसी के अंदर लिस्टेड हैं। कम से कम 47 जातियां, मुसलमान जातियां इस देश की ऐसी हैं जो कि ओबीसी कोटे में लिस्टेड हैं
और उनको ओबीसी के 27% के अंदर आरक्षण प्राप्त होता है। मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, ये अलग बात है, मतलब उन तक आरक्षण के लाभ पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, लेकिन सिद्धांततः संविधान के मुताबिक उनको आरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बहुत सारी मुसलमान जातियां जो हैं वो ओबीसी जातियां हैं, उनको भी प्राप्त है। अगर ओबीसी को कोटा विद इन कोटा मिल गया, इस तरह दलितों को कोटा विद इन कोटा मिला है, आदिवासियों को कोटा विद इन कोटा मिला है, तो अपने आप ही कुछ मुसलमान जातियों को आरक्षण प्राप्त हो जाएगा। और इससे एक नई बात ये पैदा होगी कि जो संविधान निर्माताओं ने मना कर दिया था, उस वक्त भी ये मांग उठी थी, संविधान सभा में ये मांग उठी थी कि जिस तरह दलितों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण दिया जा रहा है, उस तरह से अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में ये बात नहीं मानी गई। अन्य पिछड़े वर्गों को दूसरे तरह के तमाम आरक्षण उन्होंने मान लिए, उन्हें शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, जो बाद में वीपी सिंह की मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार मिला भी। लेकिन राजनीतिक आरक्षण, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रिजर्व की जानी चाहिए, ये नहीं माना था उन्होंने। अब ओबीसी समाज की पहले दिन से ही मांग यह है कि महिलाओं को जो कोटा मिल रहा है 33% का, उसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी ये आरक्षण देना नहीं चाहती। जब भारतीय जनता पार्टी आरक्षण ही देना चाहती, तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से एक कमजोर ग्राउंड पर चली जाती है। वो कमजोर ग्राउंड क्या है? वो कमजोर ग्राउंड ये है कि जब विपक्ष इन तीनों संविधान संशोधन विधेयकों को अपने वोटों के दम पर गिरा देगा, जो कि गिराने की उसने घोषणा कर दी है, नीतिगत घोषणा कर दी है, रणनीतिगत घोषणा कर दी है सार्वजनिक रूप से, जब गिरा देगा तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आरक्षण अभी तुरंत नहीं मिला, लटक गया, ये ठीक रहा, विपक्ष के दरवाजे पे फोड़ेगी और पश्चिम बंगाल विधानसभा में जाके बड़ी जोरदारी के साथ में प्रचार करेगी। विधानसभा चुनाव में देखिए, इन्होंने स्त्रियों को जो है ना, स्त्रियों का हक उनको नहीं दे रहे, ये प्रचार करेगी, ताकि जो ममता बनर्जी की तरफ 50% से ज्यादा वोट दिखाई पड़ रहे हैं महिलाओं के, उन कुछ वोटों का नुकसान वो कर सके उनकी, ये है। लेकिन सारे देश के अंदर विपक्ष ये प्रचार करेगा कि ये ओबीसी को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलने वाला था, वो इन लोगों ने नहीं मिलने दिया। ये ऊंची जातियों को ईडब्ल्यूएस कोटे में रिजर्वेशन दे सकते हैं, लेकिन ओबीसी जातियों को जो राजनीतिक आरक्षण इसमें मिल जाता, वो महिलाओं को ये आरक्षण उन्होंने नहीं मिलने दिया। सब लोग जानते हैं कि एक बार अगर सिद्धांततः महिला कोटे के तहत ओबीसी जातियों को आरक्षण मिल गया, राजनीतिक आरक्षण मिल गया, तो फिर पुरुष गैर महिला कोटे में भी, यानी बचे हुए कोटे में भी ओबीसी जातियों को आरक्षण मिलने की संभावना खुल जाएगी। फिर अदालत में भी उस बात से इनकार, बहुत देर तक इनकार करना और रोक पाना उसको मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह 15% सीटें इनके लिए सुरक्षित हैं, दलितों के लिए 9% सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं, उसी तरीके से आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए भी सीटें सुरक्षित हो जाएंगी। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो पश्चिम बंगाल की हारी हुई बाजी को किस तरीके से अपनी ओर खींचा जाए, इसके लिए उन्होंने ये पूरा प्रपंच रचा है। लेकिन ओबीसी पार्टियां जो हैं, एक लंबी दूरी का खेल खेल रही हैं। वो ये चाहती हैं कि जो संविधान सभा के दौरान उनको नहीं प्राप्त हुआ, वो महिला कोटे के आरक्षण के जरिए उनको प्राप्त हो जाए। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि ओबीसी वोट जो उससे हटते जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2-3 लोकसभा चुनावों में, इसमें 2 चुनावों में उसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, एक में उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, गठजोड़ सरकार उसे बनानी पड़ी। ओबीसी वोट अगर भारतीय जनता पार्टी को इस दिन मिलना बंद हो जाएंगे या कम मिलना शुरू होंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी काफी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी। उसी ये 70-80 सीटों की पार्टी के रूप में सिमट जाएगी। ओबीसी वोटों के दम पे ही ये टिके हुए हैं अभी तक यहां पर, और पिछले लोकसभा चुनाव से ओबीसी वोट धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी से फ्रंट होने की स्थिति में जा रहे हैं। तो ये जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई के कई पहलू हैं। जो संसद में लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई के कई पहलू हैं, और इन पहलुओं पर हम लोगों को निगाह रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि पूरा मामला किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है। इसके अंदर राजनीति के अंदर राजनीति है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजनीति के अंदर राजनीति हो रही है। उधर मोदी जी ने एक लाइन कही और मोदी जी पार्लियामेंट में कोई भी लाइन यूं ही नहीं बोलते। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश से इनकी विजय रथ रोक दिया। वो बुरी तरह पिटाई करी भारतीय जनता पार्टी की, अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने, कि बीजेपी को पसीने आ गए। हमारे विश्व गुरु जी का सपना था कि अब की बार मोदी सरकार, वो कहने में मजबूर हो गए अब की बार एनडीए सरकार। अखिलेश यादव के पास मुसलमानों का पूर्ण बहुमत है, ये सब जानते हैं। पिछड़े और दलित उन्होंने पीडीए के नाम पर इकट्ठे कर लिए हैं। आज बड़ी सफाई के संग प्रधानमंत्री ने हाउस में कहा अखिलेश यादव जी के बयान पर, पहले धर्मेंद्र यादव के लिए कहा और फिर अखिलेश जी के लिए कहा कि अखिलेश जी हमारी मदद करते रहते हैं। ये जानबूझकर एक गुमराह करने वाला बयान था क्या, कि मुसलमानों में भ्रम पैदा हो जाए। अखिलेश यादव ने ऐसी कौन सी मदद कर दी जो मोदी जी कहते हैं? अखिलेश यादव ने तो बैंड ही बजा दी मोदी जी की उत्तर प्रदेश में। तो आपको क्या लग रहा है ये लाइन जो कही गई, उस लाइन का मतलब क्या था? एक तो उसका इरादा भ्रम पैदा करना हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा, व्यंग भी इसका एक इरादा हो सकता है कि अखिलेश जी जो राजनीति करते हैं उस राजनीति से हमें फायदा होता है। मतलब एक इस तरह का व्यंग करने का, मेरे ख्याल से दोनों ही बातें उनकी गलत हैं। निशाना सही नहीं बैठा, ऑफ द मार्क हो गया। दोनों ही बातें गलत हैं। देखिए, ये अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव नहीं है जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में था। ये वो अखिलेश यादव भी नहीं है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में था। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने करवट बदली और उनकी शख्सियत एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में बननी शुरू हुई। 2024 तक आते आते अखिलेश यादव ने अब अपने आप को एक प्रमुख नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। अब वो केवल मुलायम सिंह यादव के पुत्र नहीं रह गए हैं, वो स्वतंत्र रूप से स्थापित हो। उनके पुत्र तो वो हैं ही, उनकी विरासत को तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से स्थापित। उन्होंने बोलने चालने की, मैंने खुद भी देखा है। आपका कार्यक्रम जो था लखनऊ में, उसमें मैंने आपके साथ जो अखिलेश बात कर रहे थे मंच के ऊपर, तो मैं खुद भी देखा है मैंने सामने से, और वैसे भी टीवी भी देखता रहता हूं। उनकी बोलने की शैली भी विशिष्ट तरह की बन गई है। वो तेजस्वी यादव की तरह नहीं बोलते, वो राहुल गांधी की तरह नहीं बोलते। सब नेताओं की अपनी अपनी शैली होती है, इन दोनों नेताओं की भी अपनी शैली है, मोदी जी की अपनी शैली है, अमित शाह की अपनी शैली है बोलने की। लेकिन अखिलेश यादव की शैली जो है वो इन सबसे अलग है, बिल्कुल अनूठी किस्म की। उनकी बातचीत का जो आरोह अवरोह है, जिस तरीके से वो व्यंग का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातचीत में, जो उनका फिक्रा बनता है, कुल मिलाकर जुमला उनका जो बनता है, जो बहुत जरूरी होता है राजनीति में, वो सब उनका विशिष्ट किस्म का है। और वो ये समझ गए हैं कि वोटों की गोलबंदी कैसे की जाती है, गठजोड़, सामाजिक गठजोड़ कैसे बनाए जाते हैं। इस समय अखिलेश यादव, मैं समझता हूं कि देश में पिछड़ी जातियों से आने वाले जितने भी नेता हैं, उनमें सबसे ज्यादा कुशल और शक्तिशाली नेता हैं। केवल इसलिए नहीं कि मुलायम सिंह जी से एक मेरा पुराना नाता था, या समाजवादी मैं इटावा का हूं, वो भी इटावा का है, ये तो बहुत छोटी मामूली बातें हैं। इन बातों से समीक्षा का कोई ताल्लुक नहीं होता, आप तो जानते ही हैं इन बातों को। ये तो मैं जो बात कह रहा हूं उसका सबूत तो परिणामों में है। आप देखिए ना, लोक विधानसभा चुनाव के अंदर अखिलेश यादव ने कितने वोट प्राप्त किए, कितनी जबरदस्त। चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वहीं झटका दे दिया था। और फिर लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने हरा ही दिया भारतीय जनता पार्टी को। भाई, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद कब हारी है बताइए? 2024 के लोकसभा चुनाव में हारी है। किसके हाथों से हारी है? अखिलेश यादव के हाथों से हारी है। कांग्रेस की भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस की भूमिका तो उसके मुकाबले दूर थी ना, मतलब दूसरे नंबर भूमिका थी, गठजोड़ की भूमिका थी। तो ये जो मोदी जी कह रहे हैं, ये खिसियानी, ये उनका जो बड़ा खिसियाना किस्म का स्वभाव है, और प्रधानमंत्री होने का लाभ उठाते हैं वो। असल में प्रधानमंत्री की हैसियत से बोलने का वो लाभ उठाते हैं। उनका जवाब उन्हें ठीक से मिलता नहीं है, लोग संकोच भी कर जाते हैं, सोचते हैं चलिए प्रधानमंत्री हैं, क्या इनसे कहें। लेकिन अगर उन्होंने अखिलेश जी के ऊपर छींटाकशी की है, तब भी ये ऑफ द मार्क है, और अखिलेश जी को और कुछ करने की कोशिश की है, तब भी वो ऑफ द मार्क है। इसका कोई तुक नहीं बनता। बिल्कुल ठीक बात है। हाउस में स्मृति ईरानी को बड़े दिनों बाद कहने का मौका मिला। अखिलेश यादव ने कहा सास तो कभी बहू थी, वो हार गई, गायब हो गई। तो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को मेरी हाउस में याद आई। और फिर मैंने देखा आज तक पे स्मृति ईरानी प्रकट हुई। मुझे याद है अमेठी में वो पत्रकारों को धमकाती थी कि तुम्हारे मालिक का नाम बताओ। पत्रकारों को बेरोजगार कर रही थी, अमेठी की जनता ने उन्हें बेरोजगार कर दिया। बार बार आज तक पे उनको रीलॉन्च करने की तैयारी होती है, स्मृति ईरानी जी स्पेशल, स्मृति ईरानी जी स्पेशल।
लेकिन मोदी जी उनको भाव नहीं दे रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा ने जिस तरह से उनको पटकनी दी, स्मृति ईरानी की पीढ़ियां भी कांप गई। उनको उम्मीद नहीं थी, बहुत व्यंग कसती थी किशोरी लाल शर्मा पे। किशोरी लाल शर्मा विनम्र व्यक्ति हैं, सीधे व्यक्ति हैं, और अमेठी से वो उसके बाद नदारद सी हो गई, एक आध दो बार गई। आपको लगता है स्मृति ईरानी की राजनीति में आपको दम बचा है, या वो गई मोदी जी की निगाह से उतर गई? देखिए, हुआ यह है कि जब तक वो मोदी जी के प्रभामंडल से अपने लिए प्रभामंडल की जुगाड़ करती थी, तो लोग वहीं से उनको ताकत प्राप्त होती थी, और बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के या राजनीति में बड़ा ऊंचा कद हुए उन्हें कैबिनेट रैंक का सीधे सीधे मंत्री बनाया गया। पहले वो शिक्षा मंत्री नहीं, मानव संसाधन मंत्री नहीं, उसके बाद फिर कपड़ा मंत्री बना दिया गया उन्हें। जब तक वो चुनाव नहीं हार गई तब तक वो मंत्री बनी रही। उन्होंने राहुल गांधी को एक बार बीच में चुनाव भी हराया, मेरे ख्याल से वो उनकी राजनीति का सबसे बड़ा शिखर था। अब जब वो चुनाव हार गई, उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि उनको वही कम से कम राज्यसभा में पुनर्वास उनका किया जाएगा। राज्यसभा अगर नहीं मिलेगी तो संगठन में, भाजपा के संगठन में पहले एक पद पर सेक्रेटरी वगैरह रह भी चुकी हैं पहले, नितिन गडकरी के जमाने में। फिर से उन्हें कोई पद मिलेगा भाजपा के संगठन में और वो राजनीति में हस्तक्षेप करेंगी अपना। लेकिन लंबे अरसे तक उन्हें बिल्कुल पूछा नहीं गया और वो बियाबान में पड़ी रही। फिर उन्होंने कुछ केंद्रीय आला कमान पर, मोदी जी पर, इन सब पे कुछ छींटाकशी और टीका टिप्पणियां करनी शुरू की, क्योंकि उनसे मेल मुलाकातें भी सब बंद हो गई। बिल्कुल उनको जिसे कहते नहीं, कोने में धकेल दिया गया। जब उन्होंने कुछ छींटाकशी करनी शुरू की, कुछ टीका टिप्पणियां करनी शुरू की, तो इनको एक बुलावा आया, और ये बात सोशल मीडिया पे इसके ऊपर प्रोग्राम तक बन चुका है, और एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रकार ने ये प्रोग्राम बनाया है। आपने भी देखा है, मैंने भी देखा। इनको बुलावा आया तो ये गई वहां पे। तो जब अंदर घुसी, देखा तो वहां पे मोटा भाई और छोटा भाई दोनों बैठे हुए थे, और फिर अंदर से जब बाहर आई तो फूट फूट के रो रही थी। जाहिर है कि इनका स्वागत सत्कार कुछ अलग तरीके से किया गया अंदर। उसके बाद से उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई अब मैं राजनीति छोड़ रही हूं, मैं जा रही हूं एक्टिंग में। वहां भी काफी दिन से कोशिश कर रही है, कुछ हाथ वाथ लगा नहीं। विज्ञापन आए, विज्ञापनों में इनको भी पेश किया गया, लेकिन मतलब वहां कोई जिसे कहते नहीं, पानी में जब पत्थर फेंका जाता है तो लहर आती है, मतलब ऐसी कोई लहर वहां पे आई नहीं। अब वो फिर से कुछ कर रही होंगी तिकड़म कि हमें फिर से वापसी हो। देखिए, वापसी तो उनकी तभी हो सकती है जब मोदी जी चाहें। मोदी जी की इच्छा पर ही उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली थी, मोदी जी की इच्छा पर ही उनका रंग रुतबा बना था। मोदी जी चाहेंगे तो वापसी एक पल में हो जाएगी। बीच में तो उनके चमचे कहने लगे थे कि वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी योगी आदित्यनाथ को हटाने के बाद। यहाँ तक देखिए, इस प्रकार की अफवाह तो मेरे बारे में भी उड़ाई जा सकती है, आपके बारे में भी उड़ाई जा सकती है। सही, बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है। उधर अरविंद केजरीवाल ने वो काम किया है जी, जो मुझे लगा कि किसी भी, मतलब जितनी तारीफ करूं मैं कम है, एक बहादुर नेता को ये करना चाहिए। आजकल न्यायपालिका के जज साहब आरएसएस की शाखा में जाना गौरव महसूस करने लगे थे, कोई नेता बोलता नहीं था। मैं अरविंद केजरीवाल की इसी शैली का कायल हूं। मुंह पर उन्हीं के कोर्ट में कहा कि जज साहब, आप संघ की उस विचारधारा का जिसका हम विरोध करते हैं उसमें आप गई। अगले एफिडेविट में फिर बम फोड़ दिया अरविंद केजरीवाल ने कि आपके बच्चे तुषार मेहता के संग वकालत, तो फिर कच्चा चिट्टा खोजा कि तुषार मेहता को पैसे कहां से मिलते हैं और आपके बच्चों को कहां से मिले। हाई कोर्ट ने कहा कि साहब इनकी सोशल मीडिया पे कोई सब पोस्ट हटा दो बहस की। लेकिन मुझे लगता है देश के बच्चे को पता चल गया कि अदालतों में क्या होता है। लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उन पर एक महिला ने यौन कदाचार का आरोप लगाया कि छेड़खानी टाइप की। जज साहब की हवा खराब हो गई, जज साहब सरेंडर हो गए, फिर बड़े बड़े विवादित फैसले हो गए। बाद में जज साहब रास्ता व चलेगा गायब हो गए। तब लोगों ने कहा कि यार ये सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही होता है। फिर आए चंद्रचूड़ साहब, लोगों को लगा न्याय के पुजारी हैं, उनने भी गणेश की आरती कर डाली विश्व गुरु के संग। मकान जरूर बड़ा सा मिल गया, गाड़ी बड़ी सी मिल गई, लेकिन चंद्रचूड़ साहब हाशिए पे। अब हाई कोर्ट के जज की जिस तरह केजरीवाल ने धज्जियां उड़ाई, उसके बाद आपको लगता है कि जजों को चाहिए कि अब वो संभल के चलें। शेखर यादव रिटायर हो गए, कलंक है न्यायपालिका पर, जो एक समुदाय को कठमुल्ला कह रहा था। 1 साल से उसका बिल अटका हुआ है, पास नहीं हुआ, रिटायर हो गया। अब क्या वो वक्त आ गया कि जुडिशरी को भी थोड़ा झांक कर देखना चाहिए कि जनमानस में क्या संदेश आ रहा है।
न्याय का देवता कहते हैं लोग। अभी भी लोगों को न्यायालय पे भरोसा है कि दो लोगों में लड़ाई होती है, कहते हैं हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। लेकिन न्यायालय में अब अगर संघ की परिक्रमा करने वाले जज बैठे होंगे तो किसे न्याय मिलेगा? अब अरविंद केजरीवाल ने उस बहस को जन्म दे दिया है, जो बहस दरअसल में इस देश के लिए सबसे जरूरी है इस समय। आपको लगता है? देखिए, एक बड़ा स्कैंडल है न्यायपालिका का राजनीतिकरण, और इसको मैं और कहूंगा सरकारीकरण। चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा एक सरकारी विचारधारा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ताधारी संगठन है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही सत्ताधारी नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सत्ताधारी है। मैं इन सबको संघ के सरसंघ चालक, प्रचारक, प्रचारक, सरकारवा वगैरह जब ये सब लोग सरकारी आदमी है, इनमें से कोई सरकार नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनगिनत लोग सरकार के अंदर बाकायदा ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर काम करते हैं। उन्हें संघ की तरफ से विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है सरकार में काम करने के लिए, और वो सरकार के भीतर की रिपोर्ट वहां तक पहुंचाते हैं पूरी। ये पूरा का पूरा एक राष्ट्रीय संघ, भाजपा और ब्यूरोक्रेसी, ये मिला के एक बड़ा सरकारी तंत्र है। इस सरकारी तंत्र ने न्यायपालिका को भी कैप्चर कर लिया है। कुछ जजों को विचारधारात्मक रूप से कैप्चर कर लिया गया है, कुछ जजों को सरकारी प्रलोभन मिल जाए इस चक्कर में वो कैप्चर हो गए हैं। कुछ जज भ्रष्ट हैं, उनकी वजह से कैप्चर हो गए हैं। और आप जानते ही हैं, एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ है भाई न्यायपालिका के भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जाए, बहुत बड़ी समस्या है। तो उसकी ऊपर टीका टिप्पणी की गई और उन किताबें लिखने वालों को फिर दंडित करने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये सब न्यायपालिका अपने आप में एक बहुत बड़े स्कैंडल में बदल गई है। इस स्कैंडल को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर उसकी परतें उधेड़ी हैं, उसकी सीवने, उसके धागे उधेड़े हैं अरविंद केजरीवाल ने, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और भारत के इतिहास में और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में ये काम पहली बार हो रहा है। और केजरीवाल ने इस तरीके से काम को किया है कि वहां पर वकीलों और जजों ने खुद उनकी तारीफ करने को मजबूर हो गए। इससे पता चलता है केजरीवाल के कितने अच्छे दिन चल रहे हैं और न्यायपालिका के कितने बुरे दिन चल रहे हैं। आप सोचिए इस बात। ठीक बात है। मैंने देखा कि हिम्मत तो है बंदे में, केजरीवाल में, कोई दो राय नहीं है। जरा खाड़ी के देशों की बात कर लें। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इजराइल और लेबनान में सीज फायर हो गया। जो हालत हो गई, ट्रंप पे तरस आने लगा है अब तो। लेकिन मुझे लग रहा है उन बच्चियों की हाय लगी होगी जिनके शरीर को ये आदमी नोच खसोट रहा था। इतनी बेकदरी, इतनी बेइज्जती शायद अमेरिका के इतिहास में किसी राष्ट्रपति की नहीं हुई। एक बड़ी गंदी सी कहावत है, मेरे दर्शक क्षमा करेंगे, ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। कुछ ऐसी हालत हो रही है। हमारे विश्व गुरु जी को लग रहा होगा कि इसको तो हम भी हड़का सकते थे, ईरान ने हड़का दिया तो हम भी हड़का सकते थे। बेकार में हम इससे क्यों हड़क गए? हम खुद हड़क गए, खुद हड़क गए इससे। अभी जो ट्रंप ने इनको फोन कर दिया तो ये सब लोग, कोई कथक कर रहा है, कोई भरतनाट्यम कर रहा है, कोई भंगड़ा कर रहा है, कोई बल्ले बल्ले कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं उसकी, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से समस्याओं में यहाँ फंसे हुए, उधर बुरी तरीके से समस्याओं में डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना लंबा चौड़ा युद्ध किया, इतने लोगों की हत्या की, मारा, बिल्डिंगें गिराई, और कम से कम 20-25 बिलियन डॉलर जो है युद्ध में खर्च किया अमेरिका का। और अब वो छटपटा रहे हैं कैसे इस युद्ध से निकला जाए। सोचते युद्ध से निकलने से पहले कम से कम कोई चीज तो उनके हाथ में उसको दिखा सके, देखो हमने ये हासिल कर लिया। और ईरान तय किए बैठा है कि इसको ये मौका नहीं मिलने देंगे कि ये कहेगा हमने कुछ हासिल कर दिया। झूठ कहता रहा है, बात दूसरी है, प्रमाण नहीं दे पाएगा क्या हासिल किया, एविडेंस नहीं दे पाएगा। ये ईरान इस बात पे तुला हुआ है। तो बहुत बुरी जगह डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी में जाके फंस गए। अब रास्ता क्या नजर आ रहा है आपको, क्या होगा? मैंने आज कहा भी है कि फारस की खाड़ी में डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं और बंगाल की खाड़ी में नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी, ये बात सही है, ये लाइन आपकी बिल्कुल सही है, हिट हो गई कल की तारीख में। ये फारस की खाड़ी में ट्रंप और बंगाल की खाड़ी में मोदी, दोनों फंस गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय जी, आपने मुझे टाइटल भी दे दिया, थैंक यू। ये थे अभय दवे जी, और पूरी राजनीति विस्तार से समझाई। अखिलेश यादव वो नेता हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा की बैंड बजा के रख दी। उनके पीडीएफ फार्मूलों ने तहलका मचा दिया है। मुसलमान, दलित और पिछड़ा एक मंच पर आ रहे हैं और बीजेपी को लग रहा है ये नासूर बन जाएगा। इसीलिए मोदी जी ने आज पार्लियामेंट में ये कहकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करी कि अखिलेश जी तो मेरी मदद करते रहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अखिलेश जी ने बहुत बैंड बजाई। ममता बनर्जी से कितना डर गए हैं मोदी जी, ये इस बातचीत में साफ हो गया। मुझे उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।